तो अभी हम लोग देखते हैं डायनामोमीटर ट्रैक इंस्ट्रूमेंट जो 348 से 393 स्केरिंग ब्रिज वाला है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो डायनामोमीटर जो है इसमें दो कॉइल होता है, एक फिक्स्ड कॉइल एक मूविंग कॉइल। ये इसका फॉर्मूला होता है TD = I1 I2 cos अल्फा DM/d थीटा। D है M है म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसमें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज़ होता है। इसमें क्या होता है कि स्प्रिंग जो है वो कंट्रोलिंग टॉर्क देता है। तो डैम्पिंग किससे होता है? एयर फ्रिक्शन से। और कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करता है? स्प्रिंग देता है। इसमें क्या होता है कि AC और DC दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इट इज़ यूज अप टू 125 मेगाहर्ट्ज़ फॉर RMS मेजरमेंट। तो डायनामोमीटर टाइप किसके लिए यूज़ होता है? RMS मेजरमेंट के लिए। अभी क्या है वाट मीटर। वाट मीटर में क्या होता है कि ये होता है फिक्स्ड कॉइल और करंट कॉइल, और ये क्या होता है? ये है वोल्टेज कॉइल और पोटेंशियल कॉइल, या इसी को प्रेशर कॉइल बोलते हैं। जो वोल्टेज कॉइल होता है यही मूविंग कॉइल भी होता है। इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 10 किलो ओम तक रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉइल, फिक्स्ड एंड मूविंग कॉइल। और जो करंट कॉइल होता है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जब लो करंट होता है तब ये सीरीज़ में होता है, जब हाई करंट होता है तो ये ऐसे हम लोग इसको पैरेलल में कर देते हैं। ये इसको ये या तो सीरीज़ होता है या फिर पैरेलल होता है। उसके बाद फिर मूविंग कॉइल इज़ ऑल्सो नोन एज प्रेशर कॉइल और पोटेंशियल कॉइल और वोल्टेज कॉइल। प्रेशर कॉइल ऑफ वाट मीटर शुड हैव हाईली रेजिस्टिव, तो इसीलिए इसका 10 के किलो ओम्स है। उसके बाद देखते हैं आगे। तो यहाँ पे ये जो फार्मूला है I2 की जगह पे हम क्या करेंगे? V/RS कर देंगे, क्योंकि पोटेंशियल कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो RS है। वोल्टेज क्या है? यहाँ पे V लगा हुआ है, तो V/RS DM/d थीटा। तो VI cos phi/RS। VI cos phi क्या हो जाता है? एवरेज पावर हो जाता है, P एवरेज हो जाता है। सो TD इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P एवरेज। जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज पावर होगा। तो ये क्या करता है कि एवरेज पावर मेज़र करता है। ये क्या होता है? लीनियर स्केल होता है। वाट मीटर ओनली मेज़र एवरेज वैल्यू ऑफ एक्टिव पावर। ये सिर्फ एवरेज वैल्यू ऑफ एक्टिव पावर मेज़र करता है। P एवरेज इज इक्वल टू VI cos phi। P एवरेज इज इक्वल टू प्रेशर कॉइल का वोल्टेज इंटू करंट कॉइल का करंट इंटू कॉस ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। यहाँ पे सपोज क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये 3+J4 है, ये लोड है 200 वोल्ट यहाँ पर इसको दे रहे हैं। तो यहाँ पे P = VI cos phi होता है। तो यहाँ पे पहले करंट कॉइल का यहाँ पे करंट कितना जाएगा वो निकालेंगे। करंट इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय 3+J4। तो 3+J4 जो है इसको फिर वो ये क्या है 3 3 9 + 4 4 16 इज इक्वल टू √25 विच इज इक्वल टू 5 है। और एंगल 53.13 है। 53.13 कैसे निकाला है? कॉस ये ये 5 था, ये बेस कितना है 3, ये 5 है, इससे ये निकाला है 53.3 एंगल होगा। तो ये हो गया करंट 40 एंगल -53.3। तो P = VI cos phi में अभी डालेंगे 200 × 40 × cos 53.13। तो cos 53.13 तो यहीं से निकल गया था 0.6 × 8000 4800 वाट। तो ये बस एक्टिव पावर मेज़र करता है। अगर अभी क्या करेंगे कि हम लोग सिर्फ ये रेजिस्टर्स के अक्रॉस लगाएंगे, ये इंडक्टर वाला पार्ट अगर हम नहीं लेंगे तो करंट कॉइल की करंट कितना होगा? करंट तो ऐसे ही जा रहा है, ये इतना ही होगा 40 एंगल -53.3। लेकिन वोल्टेज यहाँ पे कितना हो जाएगा? V = 3 × I। तो 3 × 40 एंगल -53.3 जो कि इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर जो निकला है करंट कॉइल का वोल्टेज 40 एंगल -53 और प्रेशर वाला का वोल्टेज 120 -53.3। तो cos phi क्या होता है? दोनों का फेज डिफरेंस होता है। तो -53.13 -53.13 करेंगे तो हमको तो 0 ही मिलेगा। तो ऐसे ये cos 0 हो जाएगा यहाँ पे, और आंसर क्या होगा? 4800 वाट। अभी ये सर्किट दिया हुआ है, इसमें भी क्या होगा कि वही मेथड है। देखते हैं एक बार। जो करंट कॉइल का वोल्टेज है वो 200 / 3+J4 निकलेगा। यहाँ पे क्या है कि जो करंट वोल्टेज कॉइल है या प्रेशर कॉइल है वो अक्रॉस द J4 लगा है, इंडक्टिव पार्ट में लगा हुआ है। तो प्रेशर कॉइल का वोल्टेज कितना होगा?
जो आई आ रहा है मतलब कि 40 एंगल -53.3 इंटू J4 इंटू ये J4 मतलब कि क्या है कि -53.13 और एंगल 90। इसको आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर सिर्फ अभी ये दोनों के बीच में देखना है। ये करंट का वैल्यू हो गया और ये हो गया वोल्टेज का वैल्यू। तो इसमें ये दोनों तो कट जाएगा तो सिर्फ 90 बच जाएगा, जो डिफरेंस होगा वो। तो डिफरेंस 90 हम यहाँ लिख देंगे cos 90। तो क्या होगा कि यहाँ पे cos 90 हमको पता है 0 होता है, सो ये 0। तो इससे हमको एक और बात समझ में आता है कि जो वाटमीटर होता है वो सिर्फ रियल पावर मेज़र करता है, एक्टिव पावर मेज़र करता है, Q को वो मेज़र नहीं करता है। ओके, देन यहाँ पे और एक चीज़ हम लोग समझ लेते हैं कि ये तो एंगल था -53.13 और ये क्या होगा फिर तो ये जब भी ऐसे आता है तो ये क्या होगा कि ये प्लस हो जाएगा। ऐसे जब दिया रहने से ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि वाटमीटर का यहाँ पे क्या रीडिंग होगा। तो ये अक्रॉस Z2 लगा हुआ है, सो रीडिंग पावर अक्रॉस Z2 ओनली। यहाँ पे क्या होगा अक्रॉस द Z1 एंड Z2 एंड द करंट कॉइल, क्योंकि यहाँ पे ये ऐसे लगा है, यहाँ पे करंट कॉइल आ गया तो Z1 + Z2 + करंट कॉइल। यहाँ पर फिर से दिया हुआ है 200 है, यहाँ पे 3 + J4 है, तो करंट का वैल्यू 200 डिवाइडेड बाय 3 + J4 करके निकल जाएगा 40 एंगल -53। देन यहाँ पर हम लोग पावर फैक्टर भी निकालेंगे cos फाई का वैल्यू, ये दोनों के अक्रॉस में लगा हुआ है। तो 3 डिवाइडेड बाय 5 = 0.6, 5 = 53.3। अगर cos फाई = 0.8 होगा तो फाई कितना होगा 36.86 और 0.6 होने से 53.13। अभी ये जो सिनेरियो है यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो प्रेशर कॉइल है वो उसको अलग से सप्लाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर प्रेशर कॉइल का जो वोल्टेज है उसको निकालेंगे। जो प्रेशर कॉइल का वोल्टेज जो दिया हुआ है 240 एंगल 30 वो यहाँ लिख दिए। करंट कॉइल का भी निकालेंगे तो 200 डिवाइडेड बाय 3 + J4 का जो वो होगा उससे 40 एंगल 53 निकालेंगे। अभी क्या करेंगे P = VI cos फाई कर देंगे। P = VI cos फाई, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा -53.13 -30 विच इज़ इक्वल टू -83 -83.13 या फिर 83 डिग्री कुछ भी ले सकते हैं। 240 × 40 × cos फाई, तो ये हमको निकल जाएगा 1148। तो मेन क्या है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है यहाँ पर गलती हो सकता है, तो इस पर ध्यान रखना है। डिफरेंस ध्यान से निकालना है दोनों के बीच का। वो यूज़ तो वही हुआ है, P = VI cos फाई ही यूज़ हुआ है। तो अभी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रेशर कॉइल का वोल्टेज ऐसे दिया हुआ है 3 + 2 sin ωt और करंट कॉइल का वोल्टेज करंट ऐसा दिया हुआ है 2 + 4 sin ωt। तो यहाँ पे क्या करना है कि 3 × 2 डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर देना है, 6 हो जाएगा। एंड जो ये वाला पार्ट है इसमें क्या करना है कि 1/2 × 2 × 4 करना है इंटू cos 0। cos 0 क्यों? क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस जो है वो 0 है। तो ये जो जेनेरिक फार्मूला है V का ऐसे जा रहा है sin ωt + α sin ωt + थीटा। तो ये जो ωt है इस पर ध्यान रखना है, यहाँ पर 2ωt है, ये सीरीज़ है, यहाँ पे VI को ध्यान देना है। VI मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर VMI1/2 cos α - थीटा, ये α1 - थीटा1, ऐसे करके ये निकलेगा। सपोज़ ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो यहाँ पे हमको पता है कि जो cos है, cos तो ऊपर से चालू होता है, sin यहाँ से चालू होता है। तो हम क्या करेंगे कि cos को ऐसे लिख सकते हैं sin ωt + 90, sin ωt + 90 के जैसे लिख सकते हैं। तो डिफरेंस इन दोनों में कितने का हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। cos 90 क्या हो गया 0 हो गया और 3 यहाँ पर 3 का तो कुछ भी यहाँ पर नहीं था, ऐसे पेयरिंग के लिए 3 × 0 0 हो जाएगा। फिर 1/2 × 2 × 4 × cos 0। cos 0 क्यों? इन दोनों के बीच का ऐसा था, तो ओवरऑल पावर इज़ 0।
उसके बाद ये क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा कि ये ओमेगा टी है, सिक्स ओमेगा टी है, ये दोनों टर्म्स को तो लेना नहीं है, 6 × 4 24 डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। फिर अभी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर 4 × 2 8, यहाँ पर 2 का कुछ भी पेयरिंग नहीं है तो ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा। देन यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस 30 है और कॉस ओमेगा टी माइनस 30 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो साइन, इसमें अगर हम लोग तो यहाँ पर ये ओमेगा टी तो था, तो हम क्या करेंगे कि जो साइन वाला टर्म है उसको कॉस बनाएंगे, तो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 30 यहाँ पे प्लस, और क्या करेंगे कि सॉरी उसको नहीं लेंगे हम लोग ये नीचे वाला जो था ना कॉस ओमेगा टी माइनस 30 इसको लेंगे। तो वो क्या करेंगे कि हम लोग साइन को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, जो कॉस का टर्म है उसको ही 90 प्लस ओमेगा टी माइनस 30, तो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 60 कर देंगे इसको, तो ये 60 हो गया और ये 30 हो गया, दोनों में फेस डिफरेंस कितना होगा 30 डिग्रीज का हो गया, तो ये कॉस 30 होगा। तो क्वेश्चन में हमको जब कॉस दिया होगा हम लोग क्या करेंगे कि साइन से हम उस कॉस वाले टर्म्स में जाने का कोशिश करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि पावर मेजरमेंट इन 3 फेज सर्किट करेंगे, मिनिमम वाटमीटर कितना लगेगा, तो यही है जो ब्लॉन्डेल रूल है। मिनिमम वाटमीटर क्या होगा n-1 फॉर बैलेंस्ड वाला, तो यहाँ पे अगर 3 फेज 4 वायर बैलेंस्ड है तो क्या होगा कि इसका कनेक्शन क्या होगा, एक तो ये करंट कॉइल लगेगा और जो उसका प्रेशर कॉइल होगा वो कहाँ जाके लगेगा, न्यूट्रल में लगेगा। 3 फेज 4 वायर अनबैलेंस्ड है, अगर अनबैलेंस्ड में क्या होगा कि करंट तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि 3 वाटमीटर लगेगा और तीनों का जो ये होगा क्या बोलते हैं वो जाके वो न्यूट्रल में जाके लगेगा। अगर यहाँ पे 3 फेज 3 वायर अनबैलेंस्ड है, बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड दोनों के लिए अगर बोलेंगे तो क्या होगा कि 2 ही वाटमीटर लगेगा। उसके बाद एक होता है कि पावर कंज्यूम्ड इन डेल्टा इज इक्वल टू पावर कंज्यूम्ड इन डेल्टा इज़ 3 टाइम्स ऑफ पावर कंज्यूम्ड इन स्टार। अभी देखते हैं यहाँ पे 2 वाटमीटर मेथड, यहाँ पे लोड इज़ 3 फेज है, स्टार कनेक्टेड बैलेंस लोड हमने अज्यूम किया है, तो टोटल पावर कंज्यूम विल बी ऑफ द 2 वाटमीटर्स, जो 2 वाटमीटर लगे हैं यहाँ और यहाँ पे, तो W1 प्लस W2 होगा। तो W1 क्या है VL/IL cos 30 - 5, तो VL/IL cos 30 - 5 ये वाटमीटर 1 का होगा, मतलब इस वाले वाटमीटर का होगा। देन जो वाटमीटर सेकंड है उसमें कितना होगा VL/IL cos 30 + 5 होगा, सेकंड वाटमीटर जो है वो VL/IL 30 + 5 इतना मेज़र करेगा। तो ये हो गया दोनों वाटमीटर का रीडिंग्स। उसके बाद अगर यही हम लोग P1 + P2 कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा √3 VL/IL cos 5, तो इतना अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा √3 VL/IL cos 5। अगर W1 - W2 कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा VL/IL sin 5। उसके तो ये क्या है कि ये इनडायरेक्टली क्या निकाल रहे हैं हम लोग, रिएक्टिव पावर निकाल रहे हैं VL/IL sin 5, दोनों वाटमीटर को माइनस कर देंगे जो। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमको ये भी मिलेगा tan 5 = √3 W1 - W2 / W1 + W2। तो ये सब इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। W1 + W2 कितना मिल गया हमको √3 VL/IL cos 5 विच इज इक्वल टू P3/4। तो यहाँ पर 3 फेज़ है, 3 फेज़ के लिए क्या होगा जो Q होगा वो √3 W1 - W2 होगा, और ये तो है ही फॉर्मूला tan 5 का √3 W1 - W2 / W1 + W2। अभी अगर ये है हमारे पास ये फेज़ डिफरेंस दिया हुआ है तो उससे हमारा पावर फैक्टर कितना निकलेगा वो है cos 01 cos 30 0.866 cos 60 0.5 cos 90 0। तो W1 और W2 उसके हिसाब से क्या क्या होगा √3/2 VL/IL, क्योंकि 30 - 30 कितना होगा, सॉरी 30 - 0, ये 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो cos 30 कितना होता है √3/2, √3/2 यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पर भी ये 30 - 60 क्या होगा 30, √3/2 यहाँ पे हो गया। उसके बाद फिर ये cos 90
नहीं, तो W1 में हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पे माइनस होता है और W2 में प्लस होता है। इसको हम MP से हम लोग याद कर सकते हैं, ये वाटमीटर केस में। तो उसके बाद फिर ये W1 प्लस W2 निकालना है, ये √3 हो जाएगा। यहाँ पे 3/2 VLIL, यहाँ पे √3/2 VLIL। तो कंक्लूजन यहाँ पे क्या है कि जब प्योर रेजिस्टर होता है cos phi = 0 होता है, तो W1 = W2 होता है। उसके बाद फिर अगर ये 30 डिग्री होता है cos 30, तो W1 = ट्वाइस ऑफ W2 होता है। और या फिर ये होता है जब 60 डिग्री या 60 डिग्री से ऊपर जाता है तो पावर फैक्टर 0.5 होता है, और W1 = W होता है। मतलब वाटमीटर 1 ही मेज़र करता है, दूसरा वाटमीटर क्या करता है कि 0 रीडिंग मेज़र करता है। इसको भी आगे जाके पढ़ेंगे। देन एट प्योर इंडक्टर में क्या होगा कि एक वाटमीटर दूसरे वाटमीटर का नेगेटिव मेज़र करेगा, तो ट्वाइस जो होगा वो 30 में रहेगा। उसके बाद 60 डिग्री में क्या होगा कि दोनों इक्वल मेज़र कर लेंगे, तो एक वाटमीटर 0 मेज़र करेगा। और 90 में क्या होगा कि वो एक वाटमीटर दूसरे वाटमीटर का नेगेटिव रहेगा। इन 2 वाटमीटर मेथड, 1 वाटमीटर मेथड इट्स इक्वल टू अनदर। तो इक्वल हमने अभी देखा था 60 डिग्री पे होता है, तो अगर एक दूसरे का इक्वल मेज़र कर रहा है तो ये W1 = W2 है, मतलब phi = 0 हो जाएगा। और यहाँ पर दिया है कि एक वाटमीटर जो है वो दूसरे का हाफ मेज़र कर रहा है, तो ये किस में होता है, 30 डिग्री में होता है। तो ये 30 डिग्री पे हो गया। उसके बाद अगर एक दूसरे का डबल मेज़र कर रहा है तो ये कितने डिग्री पे होगा, ये भी 30 डिग्री पे होगा, phi = 30 डिग्री। और एक वाटमीटर यहाँ पे अगर दूसरे का डबल मेज़र कर रहा है तो यहाँ पर कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ये W1 की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, 2W2 मेज़र कर देंगे। W1 = ट्वाइस ऑफ W2, और यहाँ पे W1 में भी 2W2, 1/√3। उसके बाद है इन 2 वाटमीटर मेथड, 1 वाटमीटर रीड 0। अगर एक रीड 0 मेज़र कर रहा है तो वो कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये ऊपर हम लोग पढ़ चुके थे, tan 60 = √3 होता है। एंड 2 वाटमीटर मेथड में क्या हो रहा है कि एक रीडिंग 500 है और एक ये -500 है, तो ये कितने डिग्री पे होगा, ये 90 पे होगा। हम लोग क्या कर देंगे कि W1 में 500, W2 में -500। ये करने से हमको क्या मिलेगा, इन्फानाइट। जब पावर फैक्टर क्या होता है 0.5 से कम होता है और पावर फैक्टर एंगल 60 डिग्री से ज़्यादा होता है, तो एक वाटमीटर क्या करता है कि नेगेटिव रीडिंग करता है। देन टू मेजर दिस नेगेटिव रीडिंग W2 = VLIL cos 30 + phi, वी हैव टू रिवर्स द कनेक्शन ऑफ आइदर CC और PC। तो क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे कि एक तो जो ये है वाटमीटर, उसका करंट कॉइल या प्रेशर कॉइल का हमको ये कनेक्शन रिवर्स करना पड़ेगा। उसके बाद फिर 1 वाटमीटर फॉर रिएक्टिव पावर मेजरमेंट। 1 वाटमीटर में क्या इसका डायग्राम अलग होगा। तो यहाँ पर ये ऐसे जोड़ दिया है, और जो ये वाला यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि 3 फेज़ 4 वायर बैलेंस्ड में कैसा कनेक्शन होता है, ये क्या होता है, ये न्यूट्रल में जाके लगा हुआ रहता है, वहाँ पर न्यूट्रल नहीं था। तो इसमें इस मेथड में क्या होता है कि CC इज़ कनेक्टेड इन 1 फेज़ एंड प्रेशर कॉइल जो होता है वो बाकी के 2 फेज़ में कनेक्टेड होता है, ऐसे करके। उसके बाद फिर ये है वाटमीटर रीडिंग। यहाँ पे क्या होगा, VLIL sin phi होगा यहाँ पे। जो ये VLIL sin phi था, तो यही यहाँ पे VLIL cos 90 - phi हो गया। तो 90 - phi क्या हो, cos 90 - phi क्या होगा कि sin phi हो जाएगा। जो रिएक्टिव पावर इन 3 फेज़ है वो क्या होगा, √3 टाइम्स ऑफ W हो जाएगा। तो ये जो W था, W को हमको √3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमको रिएक्टिव पावर इन 3 फेज़ मिलेगा। तो ये जो W का रीडिंग है, ये वाटमीटर का रीडिंग होने वाला है। इसी में बाद में हम लोग क्या करेंगे कि √3 मल्टीप्लाई करेंगे। सर इतना वाला था। उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, एक 2 वाटमीटर है, इसमें रीडिंग एक का 200 है, दूसरे का 50 है। इफ़ इट इज़ टेकन आफ्टर रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ द प्रेशर कॉइल।
इन एनी वन वाट मीटर, देन फाइंड द टोटल 3 फेज एक्टिव पावर। तो कोई भी अगर रिवर्स करेंगे तो क्या होगा कि सपोज WT को रिवर्स कर रहे हैं तो ये -50 हो जाएगा, तो क्या होगा कि 200 - 50 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 150। यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन है कि 2 वाट मीटर मेथड में W1 3 किलोवाट है, W2 1 किलोवाट है, हमको निकालना है 3 फेज रिएक्टिव पावर निकालना है डिवाइडेड बाय द लोड। तो Q3 फेज क्या होगा, √3 W1 - W2, तो ये 3 - 1 2 इंटू √3 2√3 किलोवाट। 2 वाट मीटर मेथड में W1 और W2 इतना दिया हुआ है, फाइंड द लोड पावर। तो लोड पावर फैक्टर दिया है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक दूसरे का ये माइनस में है, तो ये कितने में होता है, फ़ाई = 90 डिग्री पे होता है, हम लोग लास्ट टेबल में देख चुके हैं। तो ये सब एरर इन द वाट मीटर होता है, एरर इन द वाट मीटर ड्यू टू प्रेशर पीस प्रेशर कॉइल कनेक्शन, एरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल करंट फ्लोइंग थ्रू करंट कॉइल। अगर जो प्रेशर कॉइल का करंट है वो करंट कॉइल से फ्लो कर देगा। एरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल का इंडक्टेंस, ये जो प्रेशर कॉइल का इंडक्टेंस है वो। एरर ड्यू टू स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड, एरर ड्यू टू फ्रीक्वेंसी। तो जो अलग अलग एरर था अभी हम लोग देखते हैं। पहला है एरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल कनेक्शन, तो ये होता है मेंस, ये होता है कॉमन, ये होता है लोड साइड जा रहा है, और ये वी होता है, वी वोल्टेज का होता है। तो यहाँ पर 2 टाइप का कनेक्शन होता है, एक होता है सोर्स साइड, मतलब कि प्रेशर कॉइल सोर्स साइड से लगा होगा, और एक होता है ये लोड साइड से ऐसा लगा होगा। तो अगर यहाँ पे सोर्स साइड में कनेक्शन है, मतलब कि यहाँ पर प्रेशर कॉइल ऐसे करके लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा कि वो ट्रू रीडिंग तो लगा P = VI cos ∅, प्लस वो क्या करेगा कि ये जो करंट कॉइल का रेजिस्टेंस है I² RC उसको भी जोड़ देगा। तो ये क्या होगा, ये मेजर्ड वाला होगा, तो ये उसका एरर हो जाएगा मेजर्ड -2/2। तो यहाँ पर क्या होगा कि I² RC इसमें डिफरेंस होगा डिवाइडेड बाय PT क्या है VI cos ∅। तो ये कब यूज़ होता है, इन लो करंट एप्लीकेशन में, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, तो करंट कम होगा तो एरर भी कम होगा। तो यहाँ पे अगर हमको एरर निकालना है, ये 20 दिया है, यहाँ पर 0.2 रेजिस्टेंस इसका है, डिवाइडेड बाय PT क्या है VI cos ∅ है, 200 × 20 × 1, तो ये कितना निकलेगा 2%। देन उसके बाद लोड साइड कनेक्शन, अगर ऐसे करके कनेक्शन लगा हुआ है तो ट्रू पावर क्या होगा, VI cos ∅ हो जाएगा। तो यहाँ मेजर्ड पावर क्या होगा, ये तो होगा यहाँ पे VI cos ∅ तो होगा, प्लस क्या करेगा कि वो यहाँ से करंट तो 2 जगह पे स्प्लिट हो जा रहा है ना, तो VI cos ∅ प्लस V² RS, तो इसको भी वो वहाँ पे जोड़ेगा, V² RS यहाँ पे जोड़ दिया। तो यहाँ पर एरर क्या होगा, V² RS × PT। ये कहाँ पर होता है, लो वोल्टेज एप्लीकेशन में, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज हो गया। तो सोर्स साइड कनेक्शन OC, लोड साइड कनेक्शन SC, रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, रिड्यूस्ड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ देखते हैं एरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल करंट फ्लोइंग थ्रू द करंट कॉइल। अगर थोड़ा करंट यहाँ से फ्लो हो जा रहा है तो क्या प्रॉब्लम होगा, इन ऑर्डर टू एलिमिनेट एरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल करंट फ्लोइंग थ्रू CC कंपनसेटिंग कॉइल इज यूज। तो ऐसे कंपनसेटिंग कॉइल यूज़ करेंगे। दिस कंपनसेटिंग कॉइल हैज़ लो रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। एरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस, अगर प्रेशर कॉइल का यहाँ पे इंडक्टेंस है तो क्या होगा कि TD = I1 I2 cos α dm/dθ। यहाँ पे क्या है कि फ़ाई और अल्फ़ा जो है वो I1 और I2 का एंगल होगा। ये जो दोनों है करंट जा रहा है ना, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो ये अल्फ़ा होगा। सो यहाँ पर क्या करेंगे कि I1 = V/RS ले लिया है, तो ये क्या होगा कि ट्रू पावर होगा, P एवरेज होगा VI cos ∅ / RS × dm/dθ। तो ये जो केस था ये विदाउट प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस का था। अभी प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस के साथ अगर हम लोग मेज़र करेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये ऐसे फेज़र डायग्राम बनेगा पहले तो ये वोल्टेज तो कॉमन है दोनों के बीच में, वोल्टेज क्योंकि पैरेलल में है।
देन उसके बाद I2 यहाँ पे करंट होने वाला है। I2 इससे जस्ट लैग करेगा और I1 ज़्यादा लैग करेगा। I1 जो है वो ये लोड के थ्रू को जो करंट है वो, तो बीटा जो है वो V और I2 के बीच का है। और I2 और I1 के बीच में क्या है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 माइनस बीटा है। सो I1 और I2 का ही करंट फेज डिफरेंस जो था वो यहाँ पर जाता है अल्फ़ा के बीच में, तो वो क्या होगा 5 माइनस बीटा हो जाएगा और ये V माइनस जेड हो जाएगा I2 के जगह पे। सो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि हमको पता है कि यहाँ पे कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर एस बाई जेड होता है। इस वाले ट्रायंगल से हम पता करेंगे आर बाई जेड, ये बेस है ये हाइपोटेनियस है, तो आर बाई जेड हो गया। सो कॉस बीटा इज इक्वल टू आर बाई जेड एंड ये 1 बाई जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस बीटा बाई आर एस हो जाएगा 1 बाई जेड। और यहाँ पर और एक बात देखना है कि वी और आई जो है उनके बीच का जो डिफरेंस तो हमको पता है कि 5 होता है ऑलवेज, और वी और I2, ये जो वी है ये और I2 यहाँ पर है, ये वी और I2 का कितना दिया था हमको डिफरेंस, बीटा दिया था, तो ये बीटा यहाँ पे लिखा हुआ है। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 माइनस बीटा, तो ऐसे बनेगा हमारा अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 माइनस बीटा। तो यहाँ पर फिर टी डी इज इक्वल टू क्या हो गया, वी आई कॉस 1 बाई जेड की जगह हम लोग क्या सब्सटीट्यूट कर दिए हैं, कॉस बीटा बाई आर एस सब्सटीट्यूट कर दिए हैं, कॉस बीटा बाई आर एस कॉस 5 माइनस बीटा डी एम बाई डी थीटा। तो यहाँ पर ये मेजर्ड पावर है, ये इतना एक्स्ट्रा टर्म आ गया। तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं, जो कंक्लूजन है वो ये है कि जो ट्रू पावर है वो वी आई कॉस 5 है, और जो मेजर्ड पावर निकलेगा वो क्या निकलेगा, वी आई कॉस बीटा कॉस 5 माइनस बीटा। ये माइनस जो है वो किसके लिए है, ये है लैगिंग लोड के लिए है यहाँ पर, मतलब माइनस जो है वो लैगिंग लोड के लिए है, ठीक है। फिर यहाँ पे करेक्शन फैक्टर निकलेगा, मतलब कि जो मेजर्ड पावर है उसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ट्रू मिल जाएगा, मेजर्ड में हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ट्रू मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम करेक्शन फैक्टर निकालेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये पी टी है और ये पी एम है, पी मेजर्ड है, तो वी आई तो कट जाएगा। यहाँ पर ये कॉस बीटा इंटैक्ट हो जाएगा, कॉस 5 माइनस बीटा ऐसा अलग रह जाएगा, तो इसी से हमको ये करेक्शन फैक्टर मिल जाएगा, कॉस 5 डिवाइडेड बाई कॉस बीटा 5 माइनस बीटा। इसको हम याद रख सकते हैं ऐसे भी, वी हो गया, ये I2 हो गया और ये हो गया I1, तो इन दोनों के बीच में तो ये 5 ही रहने वाला है, इन दोनों के बीच में ये बीटा रहेगा, और I1 और I2 के बीच में क्या होगा, अल्फ़ा रहेगा। अल्फ़ा क्या है, 5 माइनस बीटा फॉर लैगिंग लोड। यहाँ पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कॉस 5 माइनस बीटा को यहाँ पर फर्दर सॉल्व कर देंगे ऐसे, और ओवरऑल ऐसे सॉल्व करते जाएंगे, तो पी टी बाई पी एम इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर बाई 1 प्लस टेन 5 टेन बीटा, इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। सो पी टी बाई पी एम इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस टेन 5 टेन बीटा। सो यहाँ पर एरर हमारा निकल जाएगा, पी एम माइनस पी टी इजकल टू बाई पी टी इजकल टू 10 5 इंटू 10 बीटा, ये हो गया क्या बोलते हैं, ये एरर निकल गया। तो पी मेजर्ड कितना निकलेगा, पी ट्रू प्लस पी टी इंटू ये, तो 10 5 10 बीटा इंटू पी टी, यही पी मेजर्ड है। मेजर्ड पावर जो रहेगा वो ट्रू पावर से थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा। माइनस कब होगा यहाँ पे, जब ये लीडिंग होगा, प्लस कब है वो लैगिंग के लिए है। सो एरर पॉजिटिव कब होगा, जब लैगिंग होगा, एरर नेगेटिव कब होगा, वो जब वो लीडिंग होगा। तो यहाँ पर फिर है कि इन केस ऑफ लैगिंग लोड पी एम इज़ ग्रेटर दैन पी टी, सो रीडिंग रीड्स हायर रीडिंग, ये है पॉजिटिव एरर होने वाला है। और ये फिर ये नेगेटिव रीडिंग अगर इन केस ऑफ लीडिंग, सो पी एम माइनस पी टी इज इक्वल टू पी टी 10 5 10 बीटा, पी एम इज इक्वल टू पी टी प्लस वी आई कॉस 5 इंटू यहाँ पे क्या कहती है कि फिर तो यहाँ पर जो था एक्सप्रेशन, ये क्या किया है कि पी टी को यहाँ लेके गया है, और पी टी हमको पता है कि पी टी मतलब ट्रू पावर, तो पी टी की जगह क्या किया है कि वी आई कॉस 5 लिख दिया है, तो ये वी आई कॉस 5 यहाँ लिखा है, और tan 5 हमको पता है sin 5 बाई कॉस 5 होता है, तो ये cos 5 ये cos 5 काट दिया है,
सो पी एम इज इक्वल टू पी टी प्लस वी आई साइन फाई इंटू टेन बीटा। तो पी एम माइनस पी टी इज इक्वल टू वी आई साइन फाई टेन बीटा। तो अगर पावर फैक्टर अगर ज़्यादा है कॉस फाई, तो क्या होगा कि जो एरर है पी एम माइनस पी टी वो कम होगा, एंड कॉस फाई अगर कम है, लो पावर फैक्टर है, तो एरर क्या होगा, ज़्यादा होगा। फॉर लो पावर फैक्टर दिस वाटमीटर गिव्स लार्ज एरर, सो वी विल नॉट यूज़ दिस। फॉर लो पावर फैक्टर वी यूज़ LPF वाटमीटर। उसके बाद ये कंपनसेटिंग कॉइल अगर जो लगाते हैं हम लोग फॉर लो पावर फैक्टर वाटमीटर, इसमें यहाँ पर ये L भी होता है और यहाँ पे RS भी होता है। इसी में हम लोग एक शंट कैपेसिटेंस भी लगाते हैं अक्रॉस द शंट। तो इसका वैल्यू क्या होता है, CS इज इक्वल टू 0.41 इंटू LP डिवाइडेड बाय RS का होल स्क्वायर। ये LP है और ये RS का होल स्क्वायर इंटू 0.41, ये कैपेसिटेंस का वैल्यू होगा जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे।